नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। देहरादून से सबसे पहले खबर है, धामी सरकार में कई बीजेपी नेताओं को दायित्व मिल सकता है। कोर कमेटी की मीटिंग में नई नामों पर चर्चा की गई थी और सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां केंद्रीय नेताओं से बातचीत के बाद लिस्ट पर मोहर लग सकती है। माना जा रहा है दर्जन भर से ज्यादा नेताओं को दायित्व मिल सकता है और होली से पहले किसी भी समय नेताओं की लिस्ट जारी हो सकती है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। आज दिल्ली के दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहीं उत्तराखंड बीजेपी युवा मोर्चा में घमासान भी मचा हुआ है। उत्तरकाशी जिला अध्यक्ष की कार्यकारिणी को बीजेपी यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष विपुल मेंदोली ने निरस्त कर दिया है। आरोप है कि यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष की बिना जानकारी के कार्यकारिणी का विस्तार किया गया था और उत्तरकाशी जिला अध्यक्ष हरेंद्र राणा ने रविवार को कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए 17 पदाधिकारियों को कार्यकारिणी में जगह दी थी। हरिद्वार में 2027 में होने वाली कुंभ मेला की तैयारियां, उसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। सीएम धामी ने कहा, कुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का विश्वविख्यात महापर्व है और जारी की गई धनराशि से आधारभूत ढांचा, यातायात, पेयजल, स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी। सीएम धामी ने विश्वास जताया कि केंद्र राज्य समन्वय से कुंभ मेला 2027 दिव्य भव्य सुव्यवस्थित रूप में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भी मुलाकात की है और इसके साथ ही उनसे 2027 में हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ और नमामि गंगे परियोजना पर चर्चा भी की। सीएम धामी ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 408 करोड़ के प्रोजेक्ट को जल्द मंजूरी देने का अनुरोध किया। इसके साथ ही बाढ़ सुरक्षा के लिए 253 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए अतिरिक्त राशि तथा इकबालपुर, कनखल और जगजीतपुर नहरों की क्षमता विस्तार का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें 13,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने का अनुमान है। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में हरिद्वार कुंभ 2027 को दिव्य और भव्य स्वरूप दिया जाएगा। देहरादून में आरएसएस के सर संघ संचालक मोहन भागवत ने समान नागरिक संहिता पर कहा कि पूरे देश में इसे लागू होना चाहिए। इसको लागू करने की क्या प्रक्रिया हो, इसका उत्तराखंड से उदाहरण लिया जा सकता है, जहां करीब 3 लाख सुझाव लिए गए हैं। समाज के अलग अलग वर्गों से बात की गई है और फिर इसे लागू किया गया। यदि पूरे देश में यूसीसी लागू होता है तो ये अच्छी बात होगी। विवाह विच्छेद है, दत्तक विधान और विरासत का अधिकार, इन मामलों में समान रहे, तंत्र समान रहे तो अपने आप लोगों में एक चलने की एक बात हो जाती है, उसका लाभ ही है। तो समाज को एक करने के लिए वो लाभ, इसको हम पूर्ण समर्थन करते हैं और वो जैसे आता है कैसे आना चाहिए, जैसे यहाँ पर लाया गया, एक प्रपोजल तैयार किया, उसको पब्लिक डोमेन में रख दिया, 3 लाख सुझाव आए, सबका विचार हुआ, फिर से सबसे संवाद हुआ और फिर एक प्रस्ताव आया। तो उसको स्वीकार करने में तुलना से कठिनाई बहुत कम थी, क्योंकि समान नागरिक कानून लाना लोगों को एक बनाने के लिए, वो लाने के कारण लोगों में झगड़े न हो तो देखना ही पड़ेगा। आता है तो बहुत अच्छी बात है और आ सके ऐसा, इसलिए प्रोसीजर बहुत अच्छा है। सारे देश में ऐसा होगा तो अच्छा होगा, लेकिन इस पद्धति से होना चाहिए। और वहीं मोहन भागवत ने यूजीसी के नए रेगुलेशन पर कहा कि समाज में विभाजन की भावना इससे आई, ये विभाजन की भावना पहले से ही है, ये देखने वाली बात है। उन्होंने कहा कि यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, अभी इसके विवाद का कोई अर्थ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास से आने पर उस पर विचार किया जाएगा। की भावना पहले से है, इसलिए ऐसा हो रहा है
कि इसके कारण होता है, ये देखने का मुद्दा है। लेकिन यूजीसी की जहां तक बात है तो अभी इस विवाद में कोई अर्थ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पास मामला है, उनके पास से आने दो, उसके बाद उसका विचार करेंगे। अगर उसमें विवाद या विभाजन की संभावना है तो जो आया नहीं उसमें क्यों पड़ना, आने के बाद ये न हो ऐसे उसको कैसे टैकल करना वो सोचा जा सकता है। हल्द्वानी की रेलवे जमीन के मामले में 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई होगी। इसको लेकर हल्द्वानी में पुलिस अलर्ट पर है और माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण के मामले में अपना अंतिम फैसला 24 फरवरी को सुना सकती है। कानून व्यवस्था को देखते हुए हल्द्वानी के रेलवे अतिक्रमण वाले इलाके बनभूलपुरा में सुरक्षा बढ़ाई गई है ताकि कानून व्यवस्था संबंधित कोई दिक्कत ना हो। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अभी कल मैटर लिस्टेड है और निगरानी और सतर्कता बना के रखेंगे और हमारा यही उसमें उद्देश्य है कि शांति व्यवस्था वहाँ पे हर हाल में बनी रहे। और उत्तराखंड के कोटद्वार के मोहम्मद दीपक ने आज दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दीपक ने बताया, राहुल गांधी ने मेरे काम की सराहना की, कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपने कोई गलत काम नहीं किया बल्कि बहुत अच्छा काम किया है। मोहम्मद दीपक ने यह भी कहा कि राहुल गांधी जल्दी ही उनके जिम की मेंबरशिप भी लेंगे। बता दें, दीपक कुमार उस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बने थे जब 26 जनवरी को कोटद्वार में एक दुकान के नाम को लेकर हिंदुवादी संगठन ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इस दुकान का नाम बाबा स्कूल गारमेंट्स था। इसको लेकर भारी हंगामा कोटद्वार में हुआ था। तो राहुल जी ने बुलाया था, अरे और मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है, जो भी आगे लेना पड़ेगा हुआ है। भाई थोड़ा पकड़ लेना, थोड़ा भैया थोड़ा हाथ से रखना, हाथ में रखना। तसल्ली दी है कि दीपक जी दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपने गलत काम नहीं किया है, आपने अच्छा काम किया है और मैं आपको आपके गुरुद्वार आकर आपकी जिनकी मेंबरशिप लूँगा और आपसे मिलूँगा। दिलासा दिया है कि जो भी कुछ ये मैटर हुआ है इस मैटर से घबराने की जरूरत नहीं है, कोई आपने गलत। अरे पवन भाई, और जो भी आपने काम किया है। देहरादून में हुई चर्चित विक्रम शर्मा हत्याकांड में बड़ा आपराधिक नेटवर्क सामने आया है। उत्तराखंड एसटीएफ और दून पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और जबकि कई अभी भी फरार हैं। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तेरह फरवरी को देहरादून के डालनवाला स्थित सिल्वर सिटी मॉल में हिस्ट्री सीटर विक्रम शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस की जांच में पता चला है कि पुराने गैंग से विवाद के चलते उसकी हत्या की गई। जेल के अंदर हुए विवाद, रंगदारी और ठेकों को लेकर चल रही वर्चस्व की लड़ाई ने विरोधी गिरोहों को उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। विक्रम शर्मा के पुराने सहयोगी अखिलेश सिंह ने जेल जाने के बाद विक्रम अपना वर्चस्व बनाना चाहता था, जिसके बाद अखिलेश सिंह के कहने पर आशुतोष सिंह ने उसकी हत्या की साजिश रची। इसमें जो अभी गिरफ्तारी हुई है राजकुमार की, उसका बेटा यशराज इसमें शामिल है, वो फरार है। आकाश, विशाल, आशुतोष, अंकित और एक जितेंद्र साहू है जिसकी गाड़ी का प्रयोग हुआ था। अभी सारे लोग जो है, अभी 6 लोग अभी इसमें हमारे रडार पर हैं जिसमें हमारी टीमें काम कर रही हैं। बाकी 2 लोग की गिरफ्तारी हुई जिसमें पुलिस ने हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें राजकुमार को जमशेदपुर से गिरफ्तार किया गया, जबकि अक्षर ठाकुर को यूपी के नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अक्षर ठाकुर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी में बीबीए का छात्र है। विक्रम शर्मा की हत्या में मुख्य आरोपी आशुतोष सिंह है, जिसने हत्या की पूरी योजना बनाई, जबकि विशाल सिंह, अंकित वर्मा, आकाश कुमार, यशराज, जितेंद्र साहू, अक्षर ठाकुर और राजकुमार हत्या की योजना में शामिल थे। इसमें एक राजकुमार और मोहित, प्रभास उर्फ मोहित, इनके द्वारा इनको जो मदद दी गई है। इसके जो 6 अन्य अभियुक्त हैं जिन्होंने इस घटना को पूरा अंजाम दिया था, जिसमें अभिषेक, विशाल, अंकित और उनके साथीगण हैं, उनको पुलिस अभी तलाश कर रही है। आपस में जो राइवलरी है वो एक महत्वपूर्ण रहा है, जिसमें मृतक विक्रम शर्मा जो यहाँ पर रह रहा था, लेकिन उसका ज़्यादातर वक्त जो जमशेदपुर या उसके आसपास की जो क्षेत्र हैं वहाँ पर उगाही में या अन्य क्षेत्रों में उसका लगातार दखल था। पुलिस का मानना है कि हत्याकांड केवल व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं था,
बल्कि गैंग वर्चस्व और संगठित अपराध की बड़ी साजिश का हिस्सा है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अंतर्राज्यीय अपराध नेटवर्क, रंगदारी तंत्र और आर्थिक हितों से जुड़े कई बड़े खुलासे होने की आशंका जताई जा रही है। राजधानी देहरादून में विक्रम शर्मा हत्याकांड मामले में जहां झारखंड के जेल में बंद अखिलेश सिंह का नाम आते ही पूरा मामला चर्चाओं में था, वहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियां बटोर गई इस पूरे मामले में। पुलिस द्वारा अरेस्ट किए गए 2 अपराधी राजकुमार और अक्षत में से अक्षत गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ही छात्र बताया जा रहा है, जिस पर अब जांच एजेंसियां गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ऊपर भी छानबीन कर रही है। कैमरा स्टूडियो दीपक उपाध्याय के साथ में सत्येंद्र बरतवाल, न्यूज 18 देहरादून। और अब अल्मोड़ा से खबर। रविवार को अल्मोड़ा में विराट हिंदू सम्मेलन में विवादित बयान देने वाले लाल बाबा के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। हिंदू सम्मेलन में लाल बाबा ने विशेष समुदाय पर बयान दिया था। बाबा का बयान सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। अब बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। सार्वजनिक प्रोग्राम में लाल बाबा उर्फ मोहन भट्ट नामक व्यक्ति द्वारा जो है कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने का मामला संज्ञान में आया था। ये मामला संज्ञान में आने के उपरांत जो है इसको गंभीरता से लेते हुए कोतवाली अल्मोड़ा में कल दिनांक 22 फरवरी को आवश्यक उचित धाराओं में अभियोग को पंजीकृत किया गया है तथा इस प्रकरण की विधिवत विवेचना भी प्रचलित है। इन दिनों रमजान चल रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच कुमाऊं की सबसे बड़ी शहर हल्द्वानी में प्रशासन ने एक फरमान सुना दिया है। इसके तहत हल्द्वानी की दुकान देर रात तक नहीं खुल सकेंगी। ऐसे में मुस्लिम इलाकों के दुकानदार परेशान हैं, क्योंकि उनके यहाँ सामान की बिक्री रात में ही होती है। देखिए, हल्द्वानी में ये जो चहल पहल दिन के समय दिखाई दे रही है, वो रात के 11 बजते ही गायब हो जाती है, वो भी प्रशासन के एक फरमान से, क्योंकि प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर दुकानों को 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी है। तो ये हमारा काम रात का ही है। हमारा ये मान लीजिए 1 से 2 बजे तक का काम है। हमारे इतने कस्टमर वापसी जाते हैं कि इसका कुछ पूछो मत ही। फिर इधर पुलिस वाले आ जाते हैं चालान काटने के लिए कि आपका चालान कटेगा, बंद करो, 11 बजे का टाइम है, ये है वो है। तो इस चक्कर में हमारे यहाँ के कई लोगों ने एसएसपी साहब को और आपके डीएम साहब से मिले हैं, उनको ज्ञापन वगैरह दिया है। प्रशासन के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर उन मुस्लिम इलाकों में हो रहा है जहां इन दिनों रमजान चल रहे हैं। रमजान में नमाज और तरावी कराने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग देर रात से सुबह शहरी तक तरह तरह के खाने का आनंद लेते हैं। ऐसे में बाजार के 11 बजे बंद होने से उन्हें दिक्कत हो रही है। जहाँ पर अनावश्यक जो है 11 बजे के बाद जो दुकानें वहाँ पे की थी, अब असामाजिक जो तत्व हैं उनकी गतिविधियों का लगातार वहाँ पर रिपोर्टिंग हो रही थी। तो इसी वजह से वहाँ पर रात में जो भी ऑलरेडी एक ऑर्डर है 11 o'clock के बाद बिना परमिशन के जो है शॉप्स नहीं खुल सकती हैं, और उसमें हम लोगों ने उसी ऑर्डर को एनफोर्स कराया है। जो कि जैसे ट्रांजिट में जो पैसेंजर होते हैं रेलवे स्टेशन और बस अड्डे के, उनके लिए हम लोगों ने 1-2 चाय पानी और दूध वगैरह की जो शॉप्स हैं उनको हम लोग वेरिफिकेशन करने के बाद ही हम लोग उनको अलाउ करें। जाहिर है मुस्लिम बाहुल्य वाले इलाके में रमजान में रात की रौनक देखने लायक होती है। हल्द्वानी में भी बनभूलपुरा से लेकर हल्द्वानी रेलवे स्टेशन और बसअड्डा तक हमेशा जगमग रहता है, लेकिन प्रशासन की 11 बजे के फरमान से सुनसानी छा रही है और लोग देर तक दुकान खोलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की सख्ती जारी है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। कोटद्वार पुलिस ने युवती का अश्लील वीडियो बनाकर लाखों की ठगी करने वाले को अरेस्ट कर लिया है। पिथौरागढ़ में इको टास्क फोर्स की बटालियन को शिफ्ट करने का विरोध लगातार तूल पकड़ रहा है। पूर्व सैनिकों ने डीएम ऑफिस में प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार किया। देहरादून में शिक्षा निदेशक के साथ मारपीट के विरोध में पिथौरागढ़ में प्रदर्शन किया है और कार्य बहिष्कार भी किया गया। चमोली में भी शिक्षा निदेशक के साथ मारपीट के विरोध में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया।
हरिद्वार में पुलिस ने घर से भाग कर आए 3 बच्चों को सही सलामत बरामद कर परिवार से मिलाया है। कोटद्वार में तड़ियाल चौक के पास सड़क हादसे में एक महिला घायल हो गई और विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने अपनी फ्लीट से महिला को अस्पताल भेजा। पिथौरागढ़ में जनता दरबार का आयोजन किया गया, लोगों की शिकायतों को तत्काल दूर किया गया। पौड़ी गढ़वाल के बिलखेत में 26 से 28 फरवरी तक होने जा रहे नियार वैली एडवेंचर फेस्टिवल को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। IIT रुड़की में वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। इसमें जल प्रबंधन, सहयोग और टिकाऊ विकास पर विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की जाएगी। हरिद्वार में डीएम की जन सुनवाई में सबसे ज्यादा शिकायतें ऊर्जा निगम की पहुंची हैं। डीएम ने अधिकारियों को फटकार लगाई। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए एसओपी बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक मोर्चा के पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद उन्होंने मुख्य सचिव को विस्तृत एसओपी तैयार करने और डीजीपी को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि सरकारी कर्मियों की गरिमा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही देहरादून पुलिस को शिक्षा निदेशालय की घटना में शामिल दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में शनिवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल के साथ मारपीट मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और अरविंद पुंडीर समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है अरविंद पुंडीर उर्फ कल्ली हिस्ट्री शीटर है। गिरफ्तार सभी लोग बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ के समर्थक हैं। बता दें शनिवार को शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल के साथ मारपीट हुई थी। इसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। हालांकि दबाव के बाद विधायक उमेश शर्मा काऊ माफी मांग चुके हैं। में थाने पर जो तहरीर प्राप्त हुई थी उसके आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें अभी 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और उन्हें भी कोर्ट पे पेश किया जा रहा है। जी, इसमें एक हिस्ट्री शीटर है पुंडीर कल्ली उर्फ कल्ली जिसकी अरेस्टिंग हुई है। वो भी उस समय घटना के समय पर मौजूद था। रायपुर का हिस्ट्री शीटर है और वो मौजूद था वहां पर। उसकी भी गिरफ्तारी इस मामले में की गई है। हरिद्वार में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। प्रशासन की टीम ने देवपुरा चौक से रेलवे स्टेशन तक फुटपाथ पर जमा अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान तमाम रेहड़ी पटरी और अस्थायी दुकानों को हटाकर फुटपाथ खाली कराए गए और सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है प्रशासन का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि नो पार्किंग में खड़े होने वाले ई रिक्शा और अन्य वाहनों का चालान करने के निर्देश भी पुलिस को दिए गए हैं। और ये हमारा प्रयास है कि हम जितने भी शहर में जितने भी फुटपाथ हैं सारे फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त करवाएं। इसमें इनको पुलिस को बता दिया गया है कि जो भी लोग जो है नो पार्किंग में खड़े हैं ऐसे वाहनों के विरुद्ध जो है वो सख्त कार्रवाई की जाए। और आम जनता से भी मेरा अपील है कि कृपया आप लोग सड़क के किनारे या कोई ऐसा स्थान जो कि हमारे ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट करता हो ऐसी जगहों पर गाड़ी ना पार्क करें। जोशीमठ में आपदा के 3 साल बाद सुरक्षा और राहत के काम शुरू हो गए हैं। करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे इस प्रोजेक्ट को लेकर सरकार के प्रयास अब जमीन पर दिखने लग गए हैं। देखिए। भू धसाव आपदा के 3 साल बाद जोशीमठ नगर में सुरक्षा के काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गए हैं। वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर लोक निर्माण विभाग लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से स्थायी और सुरक्षा के काम करा रहा है। नवंबर में मारवाड़ी पुल से विष्णुप्रयाग पुल तक अलकनंदा नदी किनारे सुरक्षा दीवार निर्माण काम शुरू हुआ था। अब इसी कड़ी में नरसिंह मंदिर वार्ड में बद्रीनाथ धाम को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर भी काम शुरू हो गया है। साथ ही जोशीमठ ड्रेनेज और सीवर सिस्टम को लेकर भी तैयारी तेज है। प्रशासन निर्माण एजेंसी की टीमें लगातार सर्वे कर रही है। स्लोप स्टेबलाइजेशन का काम है जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जाना है। उसमें भी मुझे लगता है हफ्ते भर के अंदर उनकी कार्रवाई यहाँ पे आगे की ओर बढ़नी शुरू हो जाएगी। साथ में जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उसके लिए भी क्योंकि टेंडर प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है।
नरसिंह मंदिर क्षेत्र में पहले चरण में सुरक्षा के काम किए जा रहे हैं। जोशीमठ नगर क्षेत्र में कुल 8 जगहों पर काम किए जाने हैं। सड़क से 27 मीटर और 35 मीटर नीचे तक पाइलिंग और एंकरिंग की जा रही है ताकि ढलान को मजबूती मिल सके। साथ ही करीब 350 मीटर लंबे स्लोप पर काम होने के बाद जोशीमठ का मुख्य चौराहा, गुरुद्वारा और पीडब्ल्यूडी क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। हम खुश हैं और ये निर्माण कार्य चालू हो चुका है। ट्रीटमेंट दीवारों का काम चालू हो चुका है और ये अभी नरसिंह मंदिर वाली रोड पे जो काम चल रहा है उसमें 30 मीटर खड़ा और 300 मीटर की दोनों वालों आएगी और सेकंड स्टेप में ये नरसिंह मंदिर के नीचे होते हुए और पूरा नरसिंह मंदिर को कवर करके बढ़िया काम किया जाए। यहाँ पे हमारी ये जगह बचेगी, रोड बचेगी और यहाँ पर यात्रियों के लिए सुविधा होगी आने जाने के लिए और लोग यहाँ के निवासियों को भी बढ़िया सुविधा होगी क्योंकि यहाँ पर पूरा ऊपर मार्केट पूरा नीचे धंस रहा था। लंबे समय के इंतजार के बाद सुरक्षा के काम शुरू होने से स्थानीय लोगों में खुशी है और उन्हें भरोसा है कि 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले महत्वपूर्ण काम पूरे हो जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए जोशीमठ से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। दशकों से 2M दर्जे का जीवन जी रहे उत्तराखंड में रह रहे अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA के तहत केंद्र सरकार ने राज्य में 153 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। मंत्री जी ने ऐलान करा नागरिकता के लिए तो हमारे अंदर एक खुशी की लहर भी दौड़ गई। पर यह था कि हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि हमें नागरिकता कैसे मिलेगी। फिर जब मैं कर्नल साहब से मिला तो कर्नल साहब ने कि जैसे हम उनके बच्चे हों साथ दिया तो आज हमारी नागरिकता हो गई है। यहाँ मैं खुद काली मंदिर कलात का पुजारी रहा हूँ। वहाँ पे हमारी वहाँ इष्ट देवी है, पूरे वर्ल्ड में शायद उसका नाम इतना प्रसिद्ध इसी वजह से नहीं है क्योंकि वो बलूचिस्तान में है, इंगलाज देवी। हमारी खुद के रिलेशन में ही जो है धर्म परिवर्तन हुए हैं। तो घर में कोई था नहीं तो ताऊ जी की बेटी को उठा के वो किडनैप करके लेके गया। ये है वो हिंदू शरणार्थी परिवार जो देश विभाजन के बाद अलग अलग समय पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए और उत्तराखंड में बस गए। राज्य में ऐसे कुल 189 परिवार चिन्हित किए गए थे जो वर्षों से नागरिकता के अभाव में सीमित अधिकारों के साथ जीवन बिता रहे थे। अब CAA लागू होने के बाद पाकिस्तान से आए 147 और अफगानिस्तान से आए 6 लोगों यानी कुल 153 लोगों को भारतीय नागरिकता मिल चुकी है। 51 अन्य आवेदनों की जांच गृह विभाग से लंबित है। सीएम धामी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे उन परिवारों को सम्मान और सामान्य जीवन का अधिकार मिला है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ना झेल रहे थे। हिंदू, ईसाई, बौद्ध जो भी हमारे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हैं, उन सभी को भारत की नागरिकता देने का जो बिल पास हुआ उसके तहत 153 लोगों को उत्तराखंड के अंदर भी गृह मंत्रालय ने माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में उनको मंजूरी दी है, नागरिकता दी है और ये एक बड़ा अच्छा सराहनीय कदम है। उन सब लोगों को यहाँ पर रहने का अधिकार मिलेगा जो अपना जीवन परेशानियों में जी रहे थे उन देशों में। देश भर में CAA के तहत अब तक करीब 400 शरणार्थियों को नागरिकता मिल चुकी है। उत्तराखंड उन राज्यों में शामिल है जहां सर्वाधिक संख्या में आवेदनों का निपटारा हुआ है। इस प्रक्रिया में RSS से जुड़े सीमा जागरण मंच की अहम भूमिका रही, जिसने राज्य भर में रह रहे शरणार्थियों की पहचान कर उनके आवेदन गृह विभाग तक पहुँचाने में सहयोग किया। सीमा जागरण मंच जो RSS की है उसने और हिंदू जागरण मंच इन्होंने डिसाइड करा कि इसको ना हम समाज में आगे बढ़ाते हैं। तो फिर ये जिम्मेवारी हमने ली एज यूथ फाउंडेशन और